Hello everyone, welcome to Olive Board. This is Arzu Kakkad and welcome to this series where we are covering the previous year questions of RBI grade B. Whenever you are preparing for any examination, it is very important to have a look over कि what kind of questions are being asked. क्योंकि फिर ऐसा होगा कि इट माइट बी कि यू आर प्रिपेयरिंग इन सर्टेन डायरेक्शन बट द क्वेश्चंस और जो पैटर्न है जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट एंड जनरली आई गेट दीज क्वेश्चंस कि मैम इज दिस इम्पॉर्टेंट ये कवर करना है क्या ये कितने तक कवर करना है व्हाट डेप्थ इज रिक्वायर्ड all these sort of questions are easily covered when you रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे ही नहीं इफ यू हैव डन द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ previous year questions. So if you guys are preparing for RBI grade B तो यहाँ पर for 2023 so पहले देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी इन RBI grade B exam in 2022, right? For that this particular session deals with your GK part. GK में static GK में किस तरीके से questions आ चुके हैं, we'll have a look over it, and the other sections reasoning, quant, every other section is being taken and different faculties are there that are taking it. आपने अभी तक sessions देख भी लिए होंगे. तो यहाँ पर इस सेशन के अंदर वी विल बी हैविंग अ लुक ओवर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आरबीआई जनरली आस्क्स इन जीके कैटेगरी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू इज व्हाट? Louvre Museum is situated in which of the following countries? So there is a museum and this museum कहाँ पर है ये? It is situated in which of the following countries? So basic question है, ये कहाँ से आया क्वेश्चन? ये अचानक से क्या ये म्यूजियम डाल दिया? देखो होता क्या है when anything is in news ना, so at least you should know कि that particular place कहाँ पर है या that particular monument, वो म्यूजियम अगर न्यूज में रहा सो यू डोंट हैव टू कवर कि वो न्यूज में क्यों रहा. थिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट कि वो चीजें कहां पर है. सो यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज सिचुएटेड वेयर. सो दीज क्वेश्चंस आई कैटेगराइज इनटू द लोकेशन कैटेगरी कि अगर कोई भी लोकेशन है तो वो न्यूज में है, ये चीज कहाँ पर है, किसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये म्यूजियम कहाँ है, ये माइन कहाँ है, एनीथिंग दैट इज इन न्यूज you have to know ki where that particular thing is situated in, it is located in. Clear, simple, sorted. So this museum is situated in France. So option third is the correct answer. You can see this beautiful museum. तो अभी तो हम यही फ्रांस नहीं जाते हैं, पेरिस नहीं जाएंगे. वैसे ये पेरिस में है. You can have a look over it. थोड़ा सा make sure that you have a look over it in map also. बिना मैप के I don't think कि things are going to work. For your complete preparation make sure you have a look over map. थोड़ा मैप देख लोगे तो क्या चला जाएगा, ठीक है? तो फ्रांस चलते हैं. अब यहाँ पर पेरिस देख लिया है, ये पेरिस हो गया. इधर बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली है इधर, राइट? मेडिटेरेनियन सी इज देयर, स्पेन, अटलांटिक ओशन इधर पड़ जाता है, यूके. सो थिंग्स अराउंड द प्लेस जो आप कवर कर रहे हो उस पे भी नजर डाल लिया करो यार, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. So they are asking you a body and the organization and then they are asking कि उसमें how many member countries are there. First of all, in OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, there are 38 member countries. You are given 5 options: 42, 35, 41, 26, 38. So you must remember. From this you can have an idea कि जब आप कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एससीओ, व्हेन यू आर गोइंग फॉर बिम्स्टेक, G20 में तो पता ही चल जाता है, G20 मेंबर्स हैं, G7, OECD, राइट? एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन न्यूज यू हैव टू नो कि उसमें कितने मेंबर्स हैं. नाउ दे आर आस्किंग, लेट्स से कि how many members are there in OECD. They might ask you SCO में कितने members हैं, और they might ask you a one level deep, that is
कि नेम द मेंबर कंट्री. सो दे कैन गिव यू नेम ऑफ सर्टेन कंट्रीज कि इज दिस कंट्री अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पता होना चाहिए अब आपको, राइट. सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द हेडक्वार्टर, द मेंबर कंट्रीज इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. OECD में रिमेंबर इंडिया इज नॉट अ मेंबर. वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया मेंबर नहीं है. देर आर 38 countries that are there and they all are to promote like economic growth, sustainable development, prosperity in the region, in the market economy, to stimulate the economic progress and world trade. It was founded, this organization was founded back in 1960. So it is an international intergovernmental economic organization जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी पेरिस होके आया है ना, तो वहीं पर है, in France. They might ask you the full form of OECD also, Organization for Economic Cooperation and Development. So they are the 38 member countries. If you wish to remember the names कर सकते हो, अच्छा भी है, बुरी बात नहीं है, but at least do remember that India is not the member of OECD. Rest at least have a look over it. मतलब एक बार just go through, याद भी नहीं करो, एक बार just have a glance over it. Otherwise तो you have to remember that there are 38 member countries. When was this organization founded? This is also very important. 1960. Headquarter भी बता दिया, in France. Clear? कभी कभार ना लाइक बिम्स्टेक है, देर आर ऑर्गेनाइजेशंस जिनके मेंबर कंट्रीज के लिए यू कैन मेक निमोनिक्स ऑल्सो. आई टेल यू, अभी जैसे यही क्वेश्चन आ गया, आई वॉज टेलिंग यू ना कि ट्रस्ट में मुझे नहीं पता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. आई वॉज सेइंग कि इफ दे आर आस्किंग मेंबर कंट्रीज दे माइट आस्क यू व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड, व्हेन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो आप 2-3 क्वेश्चंस भी अगर आप यू आर सिंसियरली एनालाइजिंग, यू विल अंडरस्टैंड द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस RBI यूज्ड टू आस्क. तो आपको पता चल जाएगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछ ही सकती है यार, ये तो कर ही लेना चाहिए. So ये क्लिक हो जाता है when you cover the previous year questions. Question is, BIMSTEC was formed in which of the following years? A very simple and easy question. तो BIMSTEC कब आया? BIMSTEC was formed in 1997. This organization was formed in 1997. So option 4 is the right answer. थोड़ा BIMSTEC के बारे में देख लेते हैं. Full form: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, that is BIMSTEC. This is the full form. It is a regional organization. कौन कौन से member countries है? There are total 9 member countries. You can remember it as MBBS in, I'll tell you, in Thailand, I think. MBBS in Thailand. This is the mnemonic, where M stands for Myanmar, B stands for Bangladesh, another B stands for Bhutan, S stands for Sri Lanka, right? I stands for India, N stands for Nepal and Thailand. तो हो गया ना MBBS in Thailand. So M, then BB, then S. MBBS से cover हो गया in India, Nepal, Thailand. So this is how easily you can cover these things. ये याद करने वाली. MBBS in Thailand is like a mnemonic for BIMSTEC. Member countries भी याद हो गई. अभी if they ask you member countries, you are not going to forget at all. You are confident now कि पूछ लो भैया, जो पूछना है अपने को आता है ना. तो ये चीजें हैं. 1997 is when this organization came into being. Through which declaration? Next can be this question also. तो अभी उन्होंने 1997 पूछ लिया है. They can ask you through which declaration? That is Bangkok Declaration. Do remember it. You will tell me, चलो BIMSTEC का headquarter. Any idea? If you have, तो please let me know कि कहाँ है. अभी BIMSTEC का एम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, मतलब जनरल आइडिया. So it aims to create an environment where we go for rapid economic development, social progress, and on the matters where you have common interest. तो यहाँ पर अभी सी 12th से 13th January 2023 there was the 10th meeting of the BIMSTEC joint working group. किस पे? On counter terrorism and transnational crimes. कहाँ हुई? न्यू दिल्ली. सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. अभी ये तो करंटली न्यूज में हो गया,
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डू रिमेंबर दिस। एंड अब डेफिनेटली ये मीटिंग्स जो है वेयर यू विल एनहांस कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन काउंटरिंग द टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम इन दैट पर्टिकुलर रीजन। अब बिम्स्टेक बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वेयर द कॉपरेशन यू कैन सी इन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, पोवर्टी कैसे एलिवेट करें, क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म, अभी मीटिंग भी हो गई, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, फिशरी, कल्चरल कॉपरेशन। सो दीज ऑल आर द एरियाज ऑफ कॉपरेशन विद बिम्स्टेक। यू विल टेल मी द हेडक्वार्टर, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आई हैव टेल यू। ये कमेंट सेक्शन में मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, बता दो ढाका में है या नहीं। अब तो मतलब आंसर मिल गया है, यू हैव टू कंफर्म इट येस और नो में। माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आरबीआई में पूछा उन्होंने कि सिंगरनी माइंस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट्स। अब माइंस न्यूज में रही हैं, दे माइट आस्क यू। अभी 2020 में हुआ था कि इन दीज माइंस देयर वाज अ ब्लास्ट एंड 4 वर्कर्स डाइड, तो हम ये न्यूज जनरली भी निग्लेक्टेड, ठीक है, मतलब बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये न्यूज में आ गई तो यू हैव टू एटलीस्ट नो कि ये कहाँ पर है, कहाँ बेसिक चीज है। सो दीज माइंस आर सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, नो। तेलंगाना, correct. Option 2 is the right answer. So these mines are in Telangana. Singarani Collieries Company Limited, or you say it as SCCL, ये government owned coal mining corporation है. It is under the ownership of Department of Energy, Government of Telangana. ठीक है। अगला सवाल आया, उन्होंने पूछा है निधि कंपनी से एसोसिएटेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Nidhi company should have a minimum of 200 members and net owned funds of the Nidhi company should be 25 lakh, 20 lakh, 20 lakh? Correct. आगे जाना ही नहीं है, we know 20 lakh, so option 2 is the right answer. Let's have a look over some other information about Nidhi company. So this is a data based question where you need to remember the fact, the figures, right? So you see, दे माइट आस्क यू कि निधि कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, और दे माइट आस्क यू द क्वेश्चंस जो कि एसोसिएटेड होंगे विद सर्टेन नंबर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से अपने को मालूम पता चल गया है। अभी वी नीड टू नो अबाउट निधि कंपनी ऑल्सो। निधि कंपनी इज बेसिकली जहां पर ऐसे होता है ना कि 7-8 लोगों की कंपनी है, फिर उसके बाद क्या होता है, यू जो आपस में ही द मेंबर्स बोरो एंड लेंड मनी, आपके पास मनी है, आपने दे दिया अपने मेंबर्स को, राइट। सो यू बोरो एंड लेंड मनी। निधि कंपनी का एजेंडा, द पर्पस इज टू इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स, राइट। सो निधि कंपनी के बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं टेक्निकली। इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इट इज फॉर्म्ड to borrow and lend money to its members only, very important. And the main significance is it want to inculcate that habit of saving among the members. पूछा जा सकता है क्या निधि कंपनी requires license from RBI? No, निधि कंपनी isn't required to receive the license. It is registered under the Companies Act. निधि company is prohibited from certain activities like Nidhi companies can't deal with chit funds or securities business. It is strictly prohibited from accepting deposits or lending funds to any other person except their members. Members के अलावा और कोई भी नहीं, right? How many it can be a question. Minimum how many members are required to start a Nidhi company? 7. Out of which how many members must be the directors of the company? 3. मोस्टली निधि कंपनीज आर पॉपुलर इन साउथ इंडिया, मतलब देख सकते हो आप, और यहाँ पर जो लोन्स दिए जाते हैं दे आर वेरी एट लो इंटरेस्ट देन द कमर्शियल बैंक्स। और यहाँ निधि कंपनीज को दे आर ऑल्सो नोन एज लाइक परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड, विच मिनिस्ट्री रेगुलेट्स। So they are, Nidhi companies are regulated by Ministry of Corporate Affairs. Very important, very, very important. It is a public company and it is important. A public company है तो आपका last name जो है it should end with limited, that is निधि limited. कोई भी नाम हो it should end with निधि limited as the last word उसके, right? To set up a Nidhi company, a public company that is set up as a Nidhi, with a share capital of 1 million, it needs to get itself declared as Nidhi. किससे? From the union government.
दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी पब्लिक कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि कंपनी विद शेयर कैपिटल ऑफ 10 lakh, as I have told you, they should first declare themselves as Nidhi by applying this form with the minimum membership of 200. और जो उन्होंने सवाल पूछा था, net owned fund of rupees 20 lakh. Only individual members are allowed in the Nidhi companies, and Nidhi companies also cannot give loan to the other कंपनीज. मतलब जो अपने मेंबर्स हैं निधि कंपनी सिर्फ उन्हीं के साथ डील करती हैं, एंड टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग देम. राइट, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन गिव मनी टू द लिक्विडेटर? कौन से वो ऐसे केसेस हो जाते हैं, किन सिचुएशंस में DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस गिव मनी टू द लिक्विडेटर? तो इसके बारे में इफ यू नो, तो लेट्स हैव अ लुक. रिसेंटली देयर वाज a bill also regarding this, that is why it was in news. पहले तो if a bank goes into liquidation, correct. If a bank is reconstructed or amalgamated, merged with another bank, correct. If a bank account holder has two accounts and he will be paid insured amount separately, ऐसा कुछ भी नहीं है. So option A and B, I can see it as the third option. तो बिल्कुल सही है यहाँ पर. So that means statement based questions are there, and you have to know कि कभी कभार मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जब ये बिल जैसे न्यूज में है, ये कॉर्पोरेशन न्यूज में आ गई, तो क्या कंडीशंस हैं, व्हाट आर दी कंडीशंस, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं व्हेन यू आर कवरिंग सच स्टफ. If I talk about deposit insurance and credit guarantee corporation, it means what? इट मीन्स बेसिकली अ कॉरपोरेशन जहां पर आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ, बैंक है ये और ये आप हो, आरजू है. आरजू ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा हुआ था, लेकिन किसी तरीके से बैंक डूब गया या कुछ भी हुआ, इट माइट बी द केस. तो जो मेरा डिपॉजिटेड अकाउंट जो अमाउंट था वो इंश्योर्ड है, तो मुझे वहां क्या होगा, DICGC जो है वो कहेगी आपके जो 10,000 रुपए पड़े थे बैंक में, 1 लाख रुपए पड़े थे, वो हम आपको दे देते हैं, डोंट वरी. सो दैट इज इट सर्व्ड एज डिपॉजिट इंश्योरेंस. अगर बैंक ने लोन दे रखा है, नहीं मिला, तो यहाँ पर DICGC जो है वो भी बैंक को पैसा दे सकती है. बाद में डेफिनेटली आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, अगर आपने लिया है वो जाएगा ना, बैंक को कहेगा कि मैंने आरजू को पैसे दिए थे 1 लाख रुपए, तो बैंक जब ठीक भी हो जाएगा वापस से, तो मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, मेरे पास आएगा कि आपको वो 10,000 जो दिए थे वो कट गए. मतलब मैं उसके आगे अभी डेप्थ नहीं जा रही हूँ. मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. इट इज अ फुली ऑन सब्सिडरी एंड इट इज गवर्न्ड बाय RBI. It covers like RRBs, local area banks, foreign banks with branches in India, cooperatives banks. They all are mandated to take the deposit insurance cover with the DICGC, right? और जितने भी ऑल सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट्स वो सारे इंश्योर्स, मतलब जब मैं बात कर रही हूँ डिपॉजिट इंश्योरेंस की, वेदर इट इज सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग, ऑल दी डिपॉजिट्स की बात होगी यहाँ पर. इंश्योरेंस कवर जो है ऑन डिपॉजिट्स अभी करंटली ₹5 लाख है. आपके चाहे 10 लाख भी थे बैंक में, लेकिन आपको 5 लाख, मतलब मिनिमम जो कैप है दैट इज अभी ₹5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक. ये याद में रख लेना. साथ ही साथ जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था दैट वाज बेस्ड ऑन कंडीशंस की when this corporation pay the amount, या तो बैंक का लिक्विडेशन हो गया हो बैंक का, या बैंक की अभी मरम्मत चल रही हो, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा हो बैंक में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक इज गोइंग ऑन, RBI भी देख रही है उसको वापस से ठीक कर रही है, राइट. और बैंक का मर्जर हो रहा है, या फिर इट इज मर्जर एंड एक्विजिशन. सो इन दीज केसेस DICGC दिस कॉर्पोरेशन पेज द अमाउंट. क्लियर? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो पूछा गया सी, फुल फॉर्म पूछ ली उन्होंने, वेरी इजी. बोला आपको कि whenever you are covering, make sure you know the complete name of everything, any council, any organization. NCAER की फुल फॉर्म क्या है? इट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. कब बनी? दे माइट आस्क यू. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956. It is India's oldest and the largest independent economic policy research institute. यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है, दिस काउंसिल, इट अंडरटेक्स द रिसर्च, जो ग्रांट फंडेड रिसर्च और कमीशन स्टडीज होती हैं फॉर द गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज. मतलब आप बोल सकते हो इट इज वन ऑफ द फ्यू थिंक टैंक्स ग्लोबली जो कि इट वर्क्स, जो उसका काम है, इट फॉल्स अंडर 4 थीमेटिक एरियाज हैं, लाइक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
एंड पोवर्टी रिगार्डिंग, राइट। तो पोवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इक्विटी की, एंड अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, तो एक ये कैटेगरी हो गई. सो दिस इज द केस, राइट. Please do remember when was it formed? 1956. Clear? How many countries are the members of SCO? They asked this question. अभी we are covering members पूछे जाते हैं, तो members of SCO पूछा है उन्होंने. Members are 8. याद भी कर लेंगे, देख भी लेते हैं और SCO के बारे में भी जान लेते हैं. So first of all, it is a permanent intergovernmental international organization. कब फॉर्म में हुई? 2001 में. Charter was signed in 2000. It entered into force in 2003. It is a Eurasian political, economic and military organization जिसका aim है to maintain peace, security and stability. अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज. परमानेंट बॉडीज में बात करूं तो एससीओ का सेक्रेटरीट कहाँ है? बीजिंग. दे माइट आस्क यू. एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो इन तेशकान. 2023 इंडिया इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ टिल सितंबर. याद में रखो, अब इंडिया के पास है. ईरान इज सेट टू बिकम द मेंबर, परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ इन 2023, राइट. इंडिया एंड पाकिस्तान मेंबर्स बने 2017 में. टोटल 8 मेंबर्स कंट्रीज: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. इफ यू वांट द निमोनिक, मैं इसका निमोनिक आपके पास कुछ हो तो शेयर करो. मैप प्रैक्टिस के थ्रू मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा है. इफ यू गो टू मैप, आपको मैप, एक बार मैप खोलना और वहां पर ये कंट्रीज लोकेट करना, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएंगी कंट्रीज. ओपन द मैप एंड लोकेट दीज कंट्रीज ऑन द मैप. वेरी इजीली you will remember the member countries of SCO. Now there are observer states in SCO: Afghanistan, Belarus, Iran, Mongolia becoming the permanent member. SCO has 6 dialogue partners: Azerbaijan, Armenia, Cambodia, Nepal, Turkey and Sri Lanka. 2022 में there was the summit of SCO. कहाँ हुई? उज्बेकिस्तान में. So these are the things to remember. तो यहाँ पर ये member states and then comes the observer states, dialogue partners. तो ये कुछ चीजें हैं. गेस्ट अटेंडीज, एटलीस्ट रिमेंबर दी मेंबर स्टेट्स, ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड डायलॉग पार्टनर्स. मैप में अच्छे से देखोगे, याद हो जाएगा. बड़े मैप में देखना. Okay, the last question. Swiss challenge is applicable on what amount of loan? This challenge is applicable on 1000 करोड़ एंड अबव. तो ये स्विस चैलेंज क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्विस चैलेंज इज बेसिकली, let me tell you, just give me a minute. Yeah, so Swiss challenge is basically what? Listen to me carefully now. अभी क्या है ना, पार्टी ए है. पार्टी ए एक बिड लेकर आई. दे सबमिट अ प्रपोजल. अ प्राइवेट प्लेयर है एंड किसी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने कहा कि बेसिकली प्राइवेट प्लेयर है. दे सबमिट अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे वेंट विद द बिड. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको ऑनलाइन डाला, उस प्रपोजल को. एनी अदर प्रपोजल जो उसे बेटर प्रपोजल आ सकता है, दे मैच विद दैट प्रपोजल एंड द वन विद द बेस्ट बिडर विल बी अवॉर्डेड दैट. अभी जैसे कोई एक पार्टी है ए, वो पार्टी एक प्रपोजल लेके आई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिड करा और बेसिकली बेस्ट बिडिंग. अभी पार्टी ऑनलाइन डाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्टी बी ने कहा वी कैन गो विद दिस बिडिंग, तो पार्टी ए के पास वापस गए. पार्टी ए ने एक और अच्छा अमाउंट दिया, एक अच्छी ऑफर दी. सो यहाँ पर ये चला और फाइनली जो भी बेस्ट बिडर हुआ उसके पास अवार्ड आ गया, मतलब दैट प्रोजेक्ट वाज गिवन. तो पार्टी ए, मतलब लेट्स से पार्टी बी से भी ज्यादा पार्टी ए ने कहा हम ये भी कर देंगे, ये भी ऐड कर देंगे इस प्रोजेक्ट में, तो पार्टी ए को वो प्रोजेक्ट मिल गया. दैट इज स्विस चैलेंज, राइट. अब यहाँ पर क्या होता है, सिमिलर इज द केस अगर कोई एनपीए हो रहा है फॉर एग्जाम्पल. सो अंडर दोज रेगुलेटरी नॉर्म्स, अगर मैं एनपीए की बात करूं, बैंकिंग में बात करूं, फॉर द एसेट्स ओवर ₹1000 करोड़, बैंक हैव टू गो फॉर स्विस चैलेंज मेथड. यही चैलेंज मेथड. एंड इन दिस ऑक्शन प्रोसेस लेंडर्स होल्ड एन ऑक्शन ऑफ द एनपीए. The offer is made by the highest bidder और वो it is set as a reserve price. So उसके बाद subsequently bids are invited at a higher price than the reserve price. So this way the opportunity is there to match the best bid. तो ये होता है Swiss challenge. I hope things are clear to you. Now let me tell you
बहुत ही अच्छा ऑफर ऑन दिस रिपब्लिक डे. ऑलिव बोर्ड इज गिविंग यू 40%, यू कैन सेव योर 40% नाउ. अगर आप RBI, सेबी, सिडबी, नाबार्ड किसी भी कोर्स, कोई भी प्लान खरीदना चाहते हो, यूज दिस कोड RDAY. दिस इज द कोड, यूज इट, सेव योर 40%, पैसा बचाओ. और ये कोर्स जो भी आप खरीदना चाहते हो उसमें 40% सेव कर सकते हो. फ्रॉम 24 to 27th of January it is applicable. There are mentorship batch, complete plan, study material, everything is given to you. Single source preparation होगी, you don't have to go anywhere else. Subscribe to this channel also so that you can get the important notifications. With this, I am summing up this session. Thank you everyone. Take care.